प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कृतिका स्टडी पॉइंट में। और जैसे कि कुछ रीजन से हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग को पूरा नहीं कर सके, ऐसे बहुत सारी टेक्निकल ग्लिचेज आ रही थी बीच बीच में, जिसके वजह से हम लोगों ने इसे जो है मीन लाइव स्ट्रीमिंग को जो है लाइव स्ट्रीमिंग पॉसिबल नहीं हो सका। इसलिए जो है मैंने सोचा कि इसकी रिकॉर्डेड वीडियो ही आप लोगों तक पहुंचा दूं। तो चलिए बच्चे देख लेते हैं इसके जो 40 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके लिए। जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफिकल मीन चैप्टर है, एक्सट्रैक्ट है, उसका जमीन पार्ट में लेके आया हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक तरह से, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स एक हिस्टोरिकल इवेंट पर आधारित ये चैप्टर है। इसमें बहुत सारे जो है मीन क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में। प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। और आपकी जो आगामी बोर्ड एग्ज़ाम है 2023 और 24 का इस सेशन का, तो इसमें आप सीबीएसई ने क्या कर रखा है कि आपके 50% जो क्वेश्चन हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन टोटल रिटर्न जो एग्ज़ाम होती हैं आपकी जानते हैं 80 मार्क्स के होते हैं 80, तो उसमें जो 50% होगा 40 क्वेश्चन होगा इसमें। तो 40 क्वेश्चन आपके जो आने वाले हैं वह आपके सीधे सीधे एमसीक्यूज क्वेश्चन के रूप में आएंगे। तो चलिए बच्चे देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन से ही। ठीक है, यहाँ से पहला क्वेश्चन कि व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे, इनॉग्रेशन डे कब था। तो इनॉग्रेशन डे आपको पता है कि इसका इनॉग्रेशन डे 10 मई 1994 जो है था कि 10 मई 1949 को इनॉग्रेशन डे हुआ था। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका की धरती पे। मार्च तो होगा नहीं, क्योंकि 10 मई को ऑटम डे भी कहा जाता है। ऑटम डे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑटम डे में जैसे पतझड़ के मौसम में जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो झड़ जाती हैं और नई पत्तियां आती हैं जब बसंत का मौसम आता है। तो वैसे ही पुरानी पत्तियों के तौर पे जो हमारा अपार्थाइड सिस्टम है वह हमारा एक तरह से पुरानी पत्तियां हैं, उनके नई पत्तियां उनकी जगह लेती हैं। यानी कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो साउथ अफ्रीका में क्या होती है, जो फॉर्म होती है वह डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, न्यू लीव्स के तौर पे है। और ये एक तरह से 10 मई को ऑटम डे के तौर पे साउथ अफ्रीका में मनाया जाता है। ये याद रखिएगा, उसको कोरिलेट करिएगा किससे? ऑटम डे से। और किससे? मीन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। सॉरी, ऑटम डे को स्प्रिंग से और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ जो है किससे कोरिलेट करेंगे? अपार्थाइड सिस्टम से। तो अपार्थाइड सिस्टम से जो सत्ता का ट्रांजिशन हुआ था, सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, किस रूप में हुआ था? एक ऐसे ही मीन रूलिंग सिस्टम के रूप में हुआ था जो लोगों के लिए जो है मतलब शासन था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इट वॉज द सेलिब्रेशन, दूसरा जो था कि इट वॉज ए सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट गवर्नमेंट। तो ये कैसा सेलिब्रेशन था? तो साउथ अफ्रीका की ऑटोक्रेटिक और रेशियल गवर्नमेंट का सेलिब्रेशन था। तो ये बेटा होगा नहीं। डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट, तो बिल्कुल था, ये डेमोक्रेटिक था और नॉन रेशियल गवर्नमेंट के रूप में इसका जो मतलब एक सेलिब्रेशन था जहाँ पे नेल्सन मंडेला क्या कर रहे थे। तो यहाँ पे बेटा आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वह सही होगा। ठीक है, इट वॉज द सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, जिसका सेलिब्रेशन 10 मई 1994 को हो रहा था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 10th मई। 10th मई का सिग्निफिकेंस क्या है? इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ न्यू मंथ, नए महीने की शुरुआत थी। इट इज़ द डेट ऑफ मेजर डेट, एक तरह से एक मेजर डेट था। इट इज़ द डे ऑफ नेशनल हॉलीडे, एक राष्ट्रीय छुट्टी का दिन था। इट इज़ डे विद नो सिग्निफिकेंस, एक ऐसा दिन था जिसका कोई सिग्निफिकेंस, कोई महत्व नहीं था। तो ये गलत होगा, नेशनल हॉलीडे से भी कोई मतलब नहीं था। और इट इज़ बिगिनिंग ऑफ न्यू मंथ, और नए महीने से उसकी शुरुआत से भी कोई नहीं मतलब था। ये एक मेजर इवेंट था 10 मई को, जिस दिन साउथ अफ्रीका जो है क्या होता है 1994 को उस अपार्थाइड सिस्टम से, उस रेशियल गवर्नमेंट से आज़ाद होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द ऑथर्स पोजीशन फ्रॉम द फ्रेज प्लीजेंट्री बेसिस्ड। तो कहा ना नेल्सन मंडेला ने कि मैं अपने किससे जो डिग्निटरीज आ रहे थे उन डिग्निटरीज से कई दिनों से बेसिस्ड था, मतलब जो घिरा हुआ था उनको रिसीव करने में। द ऑथर वॉज अनकंफर्टेबल विद द टेंशन, बिल्कुल नहीं होगा ये।
द ऑथर वॉज ओवरवेल्ड बाय द अटेंशन, हाँ इस अटेंशन से हो सकता है, इसको हम लेके चलते हैं। दूसरा देख लेते हैं, ऑथर वॉज प्लीज्ड विद द अटेंशन, जो अटेंशन पा रहे थे उससे भी खुश थे। द ऑथर वॉज इनडिफरेंट टू द अटेंशन, नहीं थे बिल्कुल इनडिफरेंट मतलब उदासीन नहीं थे जो अटेंशन मिल रहा था उनको जो है। ऑथर जो है क्या थे, प्लीज्ड थे, खुश थे उस अटेंशन को लेकर के। और ऑथर वॉज ओवरवेल्ड बाय द अटेंशन, तो आह्लादित थे, ठीक है। प्लीज्ड से ज़्यादा जो है सुटेबल वर्ड जो है यहाँ पे। तो जो राइट आंसर होगा हमारा प्लीजेंटली बेसिस्ड का मतलब हमारा यहाँ सेकंड होगा, ओवरवेल्म्ड बाय द अटेंशन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द पैराग्राफ व्हाट कैन बी एज्यूम्ड अबाउट द ऑथर्स रेपुटेशन, कि जो चैप्टर दिया गया है और जिस पैरा में मतलब इस ऑथर के रेपुटेशन की बात की गई है, तो उसमें ऑथर की रेपुटेशन कैसे पता चलता है। द ऑथर इज़ अ वेल नोन फिगर इन साउथ अफ्रीका, ठीक है, कि ऑथर जो है साउथ अफ्रीका की एक जाना पहचाना चेहरा है। द ऑथर इज अ कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल फिगर, एक तरह से कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल फिगर थे। नहीं, द ऑथर इज रेस्पेक्टेड इंटरनेशनल लीडर, ऑथर जो है क्या है तो एक इंटरनेशनल लीडर थे, ठीक है। अगला ऑथर इज लेसर नोन पब्लिक फिगर, तो कम जाना जाने वाला पब्लिक फिगर। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ऑथर ने कौन सा रेपुटेशन एज्यूम किया, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उस समय साउथ अफ्रीका का एक वेल नोन फिगर जो है नेल्सन मंडेला बन चुके थे, अभी वो इंटरनेशनल लीडर नहीं बने हुए थे। तो ये हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का ए होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चे कि व्हाट डज द फ्रेज लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, तो जो ये फ्रेज है हमारा क्या, लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, कि लार्जेस्ट गैदरिंग जो साउथ इंटरनेशनल लीडर्स का जो है साउथ अफ्रीका की धरती पे, ये क्या बताता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लीडर्स हैव विजिटेड साउथ अफ्रीका, कि ये पहली बार, ये पहला अवसर था जब इंटरनेशनल जो लीडर्स थे उन्होंने साउथ अफ्रीका को जब विजिट किया था। साउथ अफ्रीका हैज़ नॉट हैड एनी इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द पास्ट, नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। ये कह रहा है ना कि लार्जेस्ट गैदरिंग अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का साउथ अफ्रीका की धरती पे ये सबसे बड़ा जमावड़ा था। तो ये पहला अवसर था जो इतने बड़े पैमाने पे इंटरनेशनल लीडर्स जो है पहली बार जो है साउथ अफ्रीका की धरती पे आए हुए थे। द रेस्ट टू मोर क्वेश्चन ऑप्शन जो हैं उनको भी देख लेते हैं, वो अगला क्या कह रहा है। अगला ऑप्शन कह रहा है द इवेंट इज सिग्निफिकेंट फॉर साउथ अफ्रीकाज इंटरनेशनल रिलेशन, कि जो ये इवेंट था साउथ अफ्रीका का जो इंटरनेशनल रिलेशन था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये भी जो है कह सकते हैं ना, ये घटना जिसके लिए जो साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल लीडर साउथ अफ्रीका की धरती पे आ रहे थे, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण जो इवेंट था। और एक चीज़ मैं बता दूं, द इवेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू साउथ अफ्रीकाज इंटरनेशनल रिलेशन, तो ये बिल्कुल गलत होगा। अंतर्राष्ट्रीय नेता पहली बार जो साउथ अफ्रीका की धरती पे आ रहे थे, क्यों आ रहे थे, इसके अपार्थाइड सिस्टम होने के वजह से विश्व के अधिकतम देशों ने साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिश्ते तोड़ लिए थे। तो ये पहला अवसर था कि इतने सारे विदेशी नेता या अंतर्राष्ट्रीय नेतागण, डिग्निटरीज, ये सारे जो है साउथ अफ्रीका की धरती पे आ रहे थे एक साथ। व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैराग्राफ, अगर हम बात करें ना कि इसमें इसका टोन क्या है इस पैराग्राफ का, तो इस पैराग्राफ का टोन आप बताएंगे। पैराग्राफ मतलब वो से लिया गया है, जिस पैरा से लिया गया है इसको जो है, तो खैर यहाँ तो पैरा नहीं दिया है, लेकिन आप चैप्टर्स पढ़े हुए हैं उसमें से देख लीजिए। एक्साइटेड हैं, सैड हैं, वरीड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो चूंकि साउथ अफ्रीका के धरती पे पहली बार इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का जमावड़ा हो रहा था, तो इस समय एक एक्साइटेड जो है मतलब ये टोन है इस पैरा का, जिससे नेल्सन मंडेला बड़ी एक्साइटेडली जो है मतलब एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये तो सैड बिल्कुल नहीं है, सैड मोमेंट नहीं है, क्योंकि नेल्सन मंडेला दुखी हो करके ये नहीं बता रहे हैं, ये गौरवान्वित क्षण है उनके लिए। ना चिंता की क्षण है, ना फ्रस्ट्रेटेड है, ना ही सैड हैं, वह जो काफ़ी खुश हैं, काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा, एक्साइटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का
क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं जल्दी से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑथर्स रोल इन द इवेंट, कि इस इवेंट में ऑथर का क्या मतलब रोल होता है, उससे आप क्या समझते हैं। द ऑथर इज अ गेस्ट एट द इवेंट, कि इस इवेंट में ऑथर जो है क्या है, गेस्ट है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो होस्ट होता है ना, नेल्सन मंडेला होस्ट हैं इसके। दूसरा ऑप्शन है, ये कह रहा है द ऑथर इज अ गेस्ट एट इवेंट, नहीं ये गलत है। दूसरा है कि द ऑथर इज द होस्ट ऑफ द इवेंट, हाँ बिल्कुल सही है, ये सही है, राइट आंसर हमारा यही मिल गया, क्योंकि होस्ट मतलब होता है मेजबान और गेस्ट मतलब होता है मेहमान। तो नेल्सन मंडेला मेहमान नहीं क्या थे, मेजबान थे। तो द ऑथर इज द स्पीकर एट द इवेंट, तो इसमें ये बोलने वाला है उस इवेंट पे, नहीं बिल्कुल, द ऑथर इज अ परफॉर्मर एट द इवेंट। तो मेन चीज़ क्या है, इसके मेजबान करता है, मेजबान उसको कहते हैं बच्चों जो कार्यक्रम का आयोजन करता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं तुरंत। व्हाट कैन बी एज्यूम्ड अबाउट द ऑथर्स रिलेशनशिप विद द डिग्निटरीज एंड द वर्ल्ड लीडर्स, कि इससे क्या मतलब ऑथर्स का जो रिलेशनशिप है डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर्स के साथ, उसको क्या माना जा सकता है, उसको क्या जो कहा जा सकता है। द ऑथर इज फेमिलियर विद ऑल ऑफ देम, कि ऑथर जो उन लोगों से क्या था, फेमिलियर है। द ऑथर हैज़ नेवर मेट देम बिफोर, द ऑथर यहाँ पे द फर्स्ट है कि जो कह रहा है फेमिलियर है उनसे, ऑथर जो उनसे पहले कभी नहीं मिला है। तीसरा कह रहा है ऑथर हैज़ गुड वर्किंग रिलेशन विथ देम, और ऑथर जो है उन लोगों के साथ काफ़ी अच्छा काम करने का रिलेशनशिप है उनके साथ, तो ये भी गलत है बेटा, ये भी गलत है हमारा। अगला है द ऑथर डिसलाइक्स देम, ऑथर जब उनको डिसलाइक करता है, तो बिल्कुल नहीं। नेल्सन मंडेला एक्चुअली उनके साथ जो है कभी मिले नहीं होते हैं, ठीक है, उस डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर से। चूँकि वो क्यों आ रहे हैं, तो साउथ अफ्रीका पहली बार नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो है फॉर्म करता है, पहली बार जो देश में ऐसे लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनी हुई सरकार होती है, उसको बधाई देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं। जो लोकतंत्र के चाहने वाले जो लोग हैं वह साउथ अफ्रीका की धरती पे आ रहे हैं, तो इसके लिए नेल्सन मंडेला काफ़ी खुश हैं उनका स्वागत कर करके, ठीक है। आगे कह रहा है ना क्वेश्चन नंबर 10 में, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज ब्राइट एंड क्लियर। ब्राइट और क्लियर जो हमारा फ्रेज है, इससे आप क्या समझते हैं। तो यहाँ है इट सेट्स द मूड फॉर द डे, कि यह जो डे का मूड जो है मतलब सेट करता है। इट डिस्क्राइब द ऑथर्स फीलिंग, कि ये ऑथर की फीलिंग को जो है डिस्क्राइब करता है। इट सजेस्ट दैट द वेदर इज़ गुड, ये कहता है कि वेदर जो है गुड है। इट इंडिकेट्स दैट समथिंग इम्पॉर्टेंट इज अबाउट टू हैपन, और ये इंडिकेट करता है कि क्या है, कि कुछ ऐसी चीज़ें इम्पॉर्टेंट जो है घटित होने वाली हैं। तो ब्राइट और क्लियर से मौसम से सिर्फ नहीं मतलब है, कि अनिश्चितता के कोई ऐसे बादल नहीं हैं जो मतलब ऐसी जो चीज़ें होने जा रही हैं, कुछ जो मतलब इम्पॉर्टेंट घटना होने जा रही हैं, तो उसमें कोई जा अनिश्चितता या इम्पॉसिबिलिटी, इनसिक्योरिटी जैसी कोई घटना हो। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। व्हाट कैन बी इन्फॉर्ड अबाउट द ऑथर्स लीडरशिप एबिलिटीज़। तो जो ऑथर की लीडरशिप एबिलिटीज़ थी, उसको किस तौर पे जो है मीन्स क्या कह सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं। द ऑथर इज़ कैपेबल लीडर, ठीक है, ये भी क्या मान लेते हैं। द ऑथर लैक्स लीडरशिप स्किल थी, तो नहीं है बिल्कुल, लीडरशिप स्किल उसके पास था। ऑथर इज इन एक्सपीरियंस, नहीं बिल्कुल नहीं है। द पैराग्राफ डज नॉट प्रोवाइड एनफ इन्फॉर्मेशन टू मेक एन इन्फरेंस, तो ये भी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि कैपेबल लीडर इस तौर पे मान रहा है कि जो अच्छा नेता होता है, नेता का मतलब होता है जो नेतृत्व करता है, जो नेतृत्व करने में दक्ष होता है, वो कभी नहीं कहता है कि सिर्फ हमने ये काम कर दिया। नेतृत्व करना ये होता है कि जो हम सब ने मिल के किया, जो उनसे पहले जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया होता है उनका भी नाम लेता है, उनको भी क्रेडिट देता है। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने उनको भी जो क्रेडिट दिया और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश किया, तो एक कैपेबल लीडर के जो गुण उनमें देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, कि प्रिटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग्स है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो दे वर यूज्ड एज प्रिजन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर, कि उनका पॉलिटिकल प्रिजनर के तौर पे प्रिजन यानी जेल के तौर पे यूज किया जाता था। दे वर द हेडक्वार्टर्स ऑफ एंटी अपार्थाइड मूवमेंट, वे एंटी अपार्थाइड मूवमेंट का हेडक्वार्टर्स था। दे वर ए सिंबल ऑफ वाइट सुपरमेसी, वे वाइट सुपरमेसी की क्या थी, मतलब सिंबल थी। तो आप इसको
मान के चलिए वाइट सुपरमेसी की बात कहा है उसमें नेल्सन मंडेला ने कि अब तक ये जो है प्रिटोरिया जो यूनियन बिल्डिंग थी, अब तक ये वाइट सुपरमेसी की क्या रही है, मतलब ये अ, अब तक वाइट सुपरमेसी इस पर रही है, इस पे वाइट्स का जो है दबदबा रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डू द डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस मेंशन्ड इन द पैराग्राफ रेफर टू। ये जो डिफरेंट कलर्स और नेशंस हैं जो इस पैराग्राफ में कहा गया है वो किसको दिखा रहा है, तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को बिल्कुल नहीं। डिफरेंट स्किन कलर्स एंड एथनिसिटीज, यस ये सही है। डिफरेंट रिलीजन्स को तो नहीं दिखा रहा है। डिफरेंट रीजन्स ऑफ साउथ अफ्रीका, इसको भी नहीं कह रहा। सिर्फ उसने ये कहा है कि अलग अलग रंगों के जो लोग हैं, ये रेनबो ग्लोरी है, तो उसमें स्किन अलग अलग स्किन कलर के लोग हैं और अलग अलग एथनिक ग्रुपों के लोग हैं, तो उसको जो है ना ये क्या कहा है, डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस कहा है। आगे चल रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ सेरेमनी टुक प्लेस इन एट द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, की यूनियन बिल्डिंग्स जो प्रिटोरिया में थी उसकी उसमें किस तरह की सेरेमनी जो है होती है, तो रिलीजियस सेरेमनी होती है। पहला ऑप्शन दे रहा है कि एक धार्मिक समारोह होता है, एक जो है विरोध मार्च होता है यानी प्रोटेस्ट मार्च होता है, शादी होती है, एन इंस्टॉलेशन सेरेमनी, तो ये इंस्टॉलेशन सेरेमनी है। किस तरह का, तो इंस्टॉलेशन सेरेमनी मतलब एक नई जो चुनी हुई सरकार है उसका इंस्टॉलेशन हो रहा है, उसकी सेरेमनी थी ये। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द इंस्टॉलेशन सेरेमनी, कि उस इंस्टॉलेशन सेरेमनी का पर्पस क्या है। टू इनाग्रेट साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये साउथ अफ्रीका की पहली नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्या थी, इनाग्रेशन था, शुरुआत थी, उसका शुभारंभ था, उद्घाटन था। टू सेलिब्रेट द एंड ऑफ अपार्थीड, और क्या अपार्थीड के अंत का सेलिब्रेशन था, ठीक है ये तो नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो उनको माफ़ कर देते हैं, ठीक है, वाइट्स को जो ऑपरेशर होते हैं उनको भी। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट वाइट सुपरमेसी, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन की कोई बात नहीं थी। टू इंस्टॉल ए न्यू प्रेसिडेंट, ये भी कोई बात नहीं थी। तो पहला आंसर होगा टू इनॉग्रेट साउथ अफ्रीका फर्स्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, किसका, तो ये इंस्टॉलेशन सेरेमनी थी, उसका पर्पज था। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेनबो गैदरिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ, किस पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में जो रेनबो गैदरिंग दिया गया है उसका क्या मतलब है। ए गैदरिंग ऑफ पीपल हु आइडेंटिफाई एज LGBTQ प्लस, ए गैदरिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, ठीक है, ए गैदरिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, अ गैदरिंग ऑफ पीपल डिफरेंट रेसेज एंड एथनिक सिटीज़। अभी मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, ये तो बिल्कुल जो है गलत है 100%। हमारा क्या है, तो रेनबो गैदरिंग ये हमारा किसको दर्शाता है, तो अलग अलग रंग रूप के जाति वर्ग के जो लोग हैं, अलग अलग एथनिक ग्रुप के जो लोग हैं उनको जो दिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय नॉन रेशियल गवर्नमेंट। नॉन रेशियल गवर्नमेंट से क्या मतलब है, रेशियल मतलब होता है जातिगत, जो चमड़े के आधार पे, कलर के आधार पे जो क्या करती है, भेदभाव करती है, और ऐसी गवर्नमेंट जो इनके मतलब जो है बीच में भेदभाव ना करती उसको नॉन रेशियल कहते हैं। गवर्नमेंट दैट इंक्लूड्स पीपल ऑफ ऑल रेसेज, यस, गवर्नमेंट जिसमें सारे रेसों के लोग जो शामिल होते हैं। और ए गवर्नमेंट दैट डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट सर्टेन रेसेज, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कुछ जातियों के खिलाफ जो है क्या करना, भेदभाव करना, नॉन रेशियल गवर्नमेंट कभी नहीं हो सकती है। ए गवर्नमेंट दैट इज नॉट कॉन्सर्न्ड विथ रेस, रेस से संबंधित ना हो। ए गवर्नमेंट दैट इज कंट्रोल्ड बाय वन रेस, ऐसा गवर्नमेंट जो एक रेस द्वारा मतलब एक जाति के द्वारा नियंत्रित हो। तो हमारा नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो है क्या है, कि ऐसा गवर्नमेंट जो किसी भी जाति वर्ग से जो है, मतलब ए गवर्नमेंट दैट इंक्लूड्स पीपल ऑफ ऑल रेस, ये सही होगा, जिसमें हर तरह के रेस के लोग होते हैं, जाति वर्ग के लोग होते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट बीइंग मेड इन द पैराग्राफ, कौन सी तुलना की गई इस पैराग्राफ में बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट यूज द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, कि उस यूनियन बिल्डिंग जो प्रिटोरिया थी उसका जो प्रेजेंट और पास्ट के बीच में कौन सी जैसी तुलना की गई है। कि कहा ना वही बात कि एक बार ये वाइट सुपरमेसी का केंद्र हुआ करता था, कि इट वाज वंस ए साइट ऑफ पॉलिटिकल ऑपरेशन, ये कभी ये पॉलिटिकल ऑपरेशन का, राजनीतिक अत्याचारियों का एक जो है मतलब स्थान हुआ करता था। नाउ इट इज़ साइट ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, अब ये जगह कैसा है, ऐसे राजनीतिक स्वतंत्रता वाली देने वाली, उस स्वतंत्र रूप से काम करने वाली ऐसी संस्था का है।
इट वॉज वंस ए साइट ऑफ कल्चरल इवेंट्स, कल्चरल इवेंट से कोई मतलब नहीं था हमारा। इट वॉज वंस ए साइट ऑफ पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन, नाउ इट इज साइट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टॉलेशन सेरेमनी। पहले पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन की जगह थी, अब जो है इंस्टॉलेशन सेरेमनी हो रही है। ठीक है, एक को अभी मान के चलते हैं, एक ऑप्शन अभी हमारा शेष है, आगे देखते हैं उसका चौथा, इसका चौथा। यस, राइट आंसर हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है कि इट वॉज वंस ए साइट ऑफ वाइट सुपरमेसी। यहाँ दिया हुआ है कि एक बार एक जो है ये वाइट सुपरमेसी का केंद्र हुआ करती थी, लेकिन अब ये जो है रेनबो गैदरिंग का साइट हुआ है जो है। तो ये हमारा राइट आंसर है उसका 18 का। व्हाट डज द प्लेइंग ऑफ द टू नेशनल एंथम सिंबलाइज? ये दो नेशनल एंथम गाने का क्या मतलब था, इसका क्या प्रतीक था? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि द विक्ट्री ऑफ द वाइट कम्युनिटी ओवर द ब्लैक कम्युनिटी, तो ये विक्ट्री तो बिल्कुल नहीं दिखा रहा था। द यूनिटी ऑफ डिफरेंट रेसेज इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अलग अलग रेसेस का एक एकता दिखा रहा था। द सेलिब्रेशन ऑफ द कंट्रीज कोलोनियल पास्ट, कोलोनियल पास्ट का सेलिब्रेशन तो बिल्कुल नहीं था। डिवीज़न बिटवीन वाइट एंड ब्लैक कम्युनिटीज़, बिल्कुल नहीं। तो ये एक यूनिटी शो कर रहा है किस बात का, जो डिफरेंट रेसेज हैं साउथ अफ्रीका की, उनके बीच में कि भाई हम तुम्हारा जो है क्या करते हैं, तुम्हारा भी जो है डाई स्टेम गा लेते हैं, तुम हमारा एनकोसी सिक्लेल गा लो जो है। तो ये एकदम यूनिटी को दिखा रहा है, डिवीजन को तो कतई नहीं दिखा रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, किसको, जो दो नेशनल एंथम की सिंबोलिज्म की बात कर रहा है। आगे चलते हैं बच्चे, और ये फिर से आ गया वो उसका मीन्स जो है क्वेश्चन कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वाइट सिंगिंग एनकोसी सिक्लेल अफ्रीका द ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है वाइट जो सिंगिंग थे। इट शोज दैट ईच ग्रुप इज ट्राइंग टू डोमिनेट द अदर, ये दिखाता है कि जो प्रत्येक ग्रुप था वो दूसरे के ऊपर जो है डोमिनेट करता था, बिल्कुल गलत है। इट हाईलाइट्स द कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट रेसेज इन साउथ अफ्रीका, क्या करता है कि ये कल्चरल डिफरेंस को दिखाता है साउथ अफ्रीका के डिफरेंट रेसेज हैं उनके बीच में। इट रिप्रेजेंट्स अ न्यू एरा ऑफ एक्सेप्टेंस एंड यूनिटी इन साउथ अफ्रीका, एक साउथ अफ्रीका में जो नए युग की एक तरह से जो शुरू एक्सेप्टेंस था, जो स्वीकारोक्ति थी, उसको रिप्रेजेंट्स करता है। ठीक है, इट सिग्निफाइज ए रिटर्न टू अपार्थाइड पॉलिटिकल एरा, बिल्कुल गलत है। ये दिखा रहा है दो नेशनल एंथम गाने का मतलब है कि जो विविधता हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, और नए साउथ अफ्रीका में हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो ऑपरेशर हो या ऑपरेस्ड हो, वाइट्स हो या ब्लैक हो, उसमें नए एरा में, इस नई युग में एक्सेप्टेंस दिखाया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका में क्या होगा कि ये जो विविधता है उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा और एकता को जो है ये प्रदर्शित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन नंबर बी का। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट डिड द टू ग्रुप्स फील टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव नेशनल एंथम बिफोर द सेरेमनी। कह रहे कि व्हाट डिड द टू ग्रुप्स, ये जो दो ग्रुप्स थे कैसा फील कर रहे थे अपने रेस्पेक्टिव नेशनल एंथम के तरफ प्रति जो है जो सेरेमनी थी उसके पहले। दे बोथ लव्ड एंड रेस्पेक्टेड देयर नेशनल एंथम्स, वे दोनों प्रेम करते थे और रिस्पेक्ट करते थे अपने नेशनल एंथम्स को। तो दे बोथ डिस्पाइज्ड एंड रिजेक्टेड देयर नेशनल एंथम, ये तो गलत है। ओनली द ब्लैक कम्युनिटी डिस्पाइज द नेशनल एंथम, ये भी गलत है। ओनली द वाइट कम्युनिटी डिस्पाइज, बिल्कुल नहीं। तो दोनों के दोनों, भले उनको जो है लिरिक्स नहीं मालूम था, लेकिन एक दिल में रेस्पेक्ट की भावना थी अपने नेशनल एंथम के प्रति। तो ये चीज़ें थी उस सेरेमनी में, नेशनल एंथम के प्रति लोगों की जो भावनाएं थी वाइट्स और ब्लैक्स की, वो बात कह रहा है। बच्चे आपको अगर कंटेंट सही लग रहा होगा तो एक बार अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, थोड़ा सा हौसला बढ़ता है। ठीक है, और बाकी आपकी मर्जी है, हमारे कितने लाख बार कहने से भी नहीं कर सकते हो जब तक आपका मन न करे। ओके, एज यू लाइक। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट कैन बी इन्फॉर्ड अबाउट द वाइट कम्युनिटी इन साउथ अफ्रीका फ्रॉम देयर सिंगिंग ऑफ एनकोसी सिक्लेल अफ्रीका। कह रहा है कि ये एनकोसी सिक्लेल अफ्रीका है, ये वाइट कम्युनिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। दे वर ट्राइंग टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, अब वे लोग कोशिश कर रहे थे राजनीतिक तौर पे क्या होने का जो है, सही होने का। दे वर जेन्युइनली एम्ब्रेसिंग द न्यू एरा ऑफ डेमोक्रेसी, अब उनको जो नई लोकतांत्रिक जो युग था साउथ अफ्रीका में, उनको ओरिजिनल तौर पे उनको एम्ब्रेस किया जा रहा था, अपनाया जा रहा था। दे वर फोर्स्ड टू सिंग बाय द न्यू गवर्नमेंट,
नई जो सरकार थी वो कह रहा है ना कि उनके द्वारा उनको मजबूर किया जा रहा था गाने के लिए, तो बिल्कुल गलत है। दे वर मॉकिंग द ब्लैक कम्युनिटी, मजाक उड़ा रहे थे क्या ब्लैक कम्युनिटी, ये भी गलत है। तो यहाँ पर जब देर वर ट्राइंग टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, ऐसा नहीं था कि दिखावा कर रहे थे पॉलिटिकली करेक्ट होने का। राइट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी होगा। दे वर जेन्युइनली एम्ब्रेसिंग द न्यू एरा ऑफ डेमोक्रेसी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को लेते हैं। व्हाट इज द ऑथर्स ओपिनियन ऑन द प्लेइंग ऑफ द टू नेशनल एंथम्स, कि ऑथर का जो ओपिनियन था टू नेशनल एंथम्स के गाने के प्रति वो क्या था। तो कह रहा है ही इज़ क्रिटिकल ऑफ द डिसीजन टू प्ले बोथ। नहीं, ऐसा नहीं था, कह रहा है ना कि क्रिटिकल, ऐसा तो आलोचनात्मक जो उनका दृष्टिकोण नहीं था ये डिसीजन को लेकर के दो नेशनल एंथम गाने का या बजाने का। ही इज़ इनडिफरेंट टू द प्लेइंग, ये भी नहीं था कि उदासीन थे, नहीं। ही सीज इट इज़ ए पॉजिटिव सिंबल ऑफ यूनिटी एंड एक्सेप्टेंस, वह देखते हैं इसको किस तौर पे, एक सकारात्मक प्रतीक के तौर पे एकता और स्वीकारोक्ति की। ही सीज इट ए नेगेटिव सिंबल एंड डिवीजन कॉन्फ्लिक्ट, नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा कि उसे ये पॉजिटिव सिंबल और यूनिटी और एक्सेप्टेंस के तौर पे देखते हैं, क्या ये दो नेशनल एंथम को जो है बजाने का जो है या गाने का। लास्ट इसका 24 क्वेश्चन हम कह रहा है कि व्हाट इज द फ्रेज दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, ये वहाँ पे जो नेल्सन मंडेला ने यूज किया है जहाँ पे ये कहा, जहाँ दो नेशनल एंथम गाए जा रहे हैं और किसी भी ग्रुप को नेशनल एंथम की लिरिक्स नहीं पता है, तो वहाँ पे इन्होंने ये कहा कि दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, शीघ्र ही वे ये इससे क्या कर लेंगे, हार्ट से जो है मतलब जान लेंगे या बिल्कुल मतलब करीब से इसको समझ लेंगे। कह रहा है कि द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका वुड सून फॉरगेट द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड नेशनल एंथम, ये गलत है। द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका वुड सून इम्ब्रेस बोथ एंथम्स इक्वली, जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं शीघ्र ही जो है क्या करेंगे, एंथम्स को बराबरी तौर पे अपना लेंगे। नेल्सन मंडेला इज कॉन्फिडेंट टू मेंटेन द फ्रीडम, ये तो बिल्कुल नहीं कह रहा है, ये हमारा सही कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है क्वेश्चन नंबर 22 का। और लास्ट ऑप्शन भी है उसको भी देख लेते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द पीपल लास्ट ऑप्शन कह रहा है द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका वुड सून रिजेक्ट द न्यू एंथम, नहीं ये बिल्कुल नहीं कह रहा है। और क्वेश्चन नंबर 25 का कह रहा है कि व्हाट मैसेज डज द ऑथर कन्वे थ्रू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेरेमनी, इस सेरेमनी की जो डिस्क्रिप्शन नेल्सन मंडेला ने दिया है उसके थ्रू जो है क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ है द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पेक्टिंग कल्चरल डिफरेंसेज, तो कल्चरल जो डिफरेंसेज है उसके इम्पोर्टेंस को, मतलब कल्चरल डिफरेंसेज की जो से जुड़ी हुई जो मतलब महत्व हैं उनको बता रहे हैं। द नीड ऑफ फॉरगिवनेस, जो मीन्स कह रहा है जो सांस्कृतिक जो अंतर हैं उनसे संबंधित जो भिन्न भिन्न सांस्कृतिक जो मतलब अंतर हैं उनको उनका महत्व को बता रहा है। द नीड फॉर फॉरगिवनेस एंड रिकॉन्सिलेशन, वो ज़रूरत बताते हैं किस चीज़ का, कि हमें क्षमा भी करने की जाए और मतलब बुरी चीज़ों को भूल जाने की भी मतलब ज़रूरत होती है। द पावर ऑफ यूनिटी एंड एक्सेप्टेंस, और क्या बताते हैं, यूनिटी और एक्सेप्टेंस के जब मतलब पावर को बताते हैं। द नीड ऑफ कॉन्टिन्यूड रेशियल सेग्रीगेशन, बिल्कुल नहीं बताते हैं। तो इस जो राइट आंसर होगा हमारा क्या चीज़ का जो है, तो पावर एंड एक्सेप्टेंस को बताते हैं कि पावर ऑफ यूनिटी की एकता में बड़ा बल है और हमें अलग अलग जो लोगों की वैल्यूज़ हैं, अलग अलग जो नोशन हैं, जो लोगों के बिलीफ हैं, उन सबको जो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये इसी कारण जो है वाइट्स इतना सारा जुल्म किए हैं ब्लैक्स पे, वो सब भूल करके वे क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं सारी चीज़ों को और भविष्य की साउथ अफ्रीका बनाने का प्रण लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज़ करेज, अब यहाँ पे सही आंसर सही क्वेश्चन आ रहा है, ये कई बार पूछा गया कि नेल्सन मंडेला के अनुसार जो करेज है वो क्या है। द एब्सेंस ऑफ फियर, यानी कि डर का जो है मतलब एब्सेंस है। एबिलिटी टू ओवरकम फियर, डर को जीतने की जो योग्यता है। द एबिलिटी टू इग्नोर फियर, ये कैसी योग्यता, जो डर को नज़रअंदाज करने की। एबिलिटी टू कंट्रोल फियर, डर को काबू करने की। तो क्या है, तो फियर को कहना कि डर वो नहीं है जहाँ पर जीत, वो नहीं है जहाँ पे डर ना हो, जीत वो है जो डर को जो है क्या कर लें, हम जीत लें।
बोल्डनेस उसको कहते हैं, बहादुरी उसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होगा, एबिलिटी टू इग्नोर फियर नहीं होगा, और एबिलिटी टू कंट्रोल फियर भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। व्हाट डज द ऑथर से अबाउट द ब्रेव मैन? ब्रेव मैन उनके अनुसार कौन ब्रेव मैन है? ये जो कभी मतलब जब डरते नहीं हैं, जो डर को जीत लेते वो हैं, कि ऑलवेज सक्सेसफुल, जो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, जो कभी डर का अनुभव ही नहीं किए हों? तो सही आंसर जो डर को जीत लेता है, क्योंकि बेटा कहा जाता है डर के आगे जीत है, और सही में है। वो जो मेहनत किया होता है, जो पानी में डूबता है, वो सिर्फ लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने में भीगता है वो इतिहास बदलता है। तो निश्चित तौर पे जो कठिन मेहनत किया होता है वो महसूस करता है। सिर्फ माउंटेन ड्यू पी करके डर के आगे जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। वो जो निश्चित तौर पे मेहनत करता है वो जीत हासिल करता है, क्योंकि कहा जाता है ना, द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स द हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। ये नेल्सन मंडेला का ही स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई अबाउट हिज ओन एक्सपीरियंस विद करेज? कि अपना जो एक्सपीरियंस है करेज के साथ नेल्सन मंडेला का, उसमें क्या उन्होंने इम्प्लाई किया है? ही हैज़ नेवर एक्सपीरियंस करेज, तो उन्होंने कभी करेज का मतलब एक्सपीरियंस नहीं किया। ही हैज़, ये गलत है। ही हैज़ ऑलवेज बीन करेजियस, वो हमेशा से करेजियस रहे हैं। ही हैज़ विटनेस्ड करेज इन अदर्स, वह जब दूसरों के अंदर ऐसे करेज का मतलब साक्षी रहे हैं। ही हैज़ स्ट्रगल्ड विथ फियर एंड लर्न टू ओवरकम इट, उन्होंने संघर्ष किया है डर के साथ और सीखा है कैसे इसे जीता जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये नहीं कि वो हमेशा से करेजियस थे, तो ये हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का, ऑप्शन नंबर डी। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, कि व्हाट इज द ऑथर्स मेन पर्पज इन शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग अबाउट करेज इन द स्ट्रगल? कि ऑथर का मेन पर्पज है क्या अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने का, जो उन्होंने सीखा है करेज को लेकर के स्ट्रगल के दौरान, तो क्या है? तो टू एक्सप्रेस हिज एडमायरेशन फॉर द करेज ऑफ हिज कॉमरेड्स, कि अपने कॉमरेड्स, अपने साथियों की साहसों का प्रशंसा करना और उनको व्यक्त करना जो है, ये उनका कारण है। टू क्रिटिसाइज द लैक ऑफ करेज इन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर जो साहस की कमी है उसकी आलोचना करना। टू इनकरेज रीडर्स टू बिकम एक्टिविस्ट देमसेल्व्स, और रीडर्स को इनकरेज करना वो क्या बने, ऐसे एक्टिविस्ट बने खुद को। टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ करेज टू रीडर्स, और ऐसे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना जो करेज को जब मतलब बताता है रीडर्स को जब, तो ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हमारा होगा, राइट ऑप्शन होगा, टू एक्सप्रेस हिज एडमायरेशन फॉर द करेज ऑफ हिज कॉमरेड्स, ये हमारा राइट आंसर हो क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं। व्हाट डज द ऑथर मीन बाई रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया? तो ऑथर का मतलब क्या है रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया? दे डाइड बिकॉज दे वर केयरलेस, कहा कि वे लोग इसलिए मर गए क्योंकि लापरवाह थे, ये बिल्कुल नहीं होगा। दे वर विलिंग टू पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन फॉर समथिंग दे बिलीव्ड इन, और वे हमेशा अपने जीवन को दांव पे लगाने के लिए तैयार रहते थे या इच्छुक रहते थे, जिस लाइन में, जिस बात के लिए वो जो है मतलब बिलीव करते थे, जिस चीज़ में, उसके लिए। तो दे वर फोर्स्ड इनटू डेंजरस सिचुएशंस, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये होगा कि जो आइडिया थी ना, आइडिया फ्रीडम था, उसके लिए वो जान देने तक के लिए भी तैयार रहते थे। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी होगा। और आगे बढ़ लेते हैं, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि व्हाट डज द ऑथर मीन बाय शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन? कि ऑथर्स का मतलब क्या था, स्ट्रेंथ शो करना और ऐसे रेजिलेंस को जो मतलब इमेजिनेशन के थ्रू दिखाना। द ऑथर इज स्केप्टिकल दैट सच स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस एक्चुअली एग्जिस्ट, कि ऑथर का मतलब ये जो स्ट्रेंथ था ऐसा, और उसकी जो रेजिलेंस थी मतलब प्रतिरोध थी, जो विरोध करने की क्षमता थी, उससे उबरने की जो क्षमता थी, उस ऐसी जो मतलब स्ट्रेंथ थी, उसको जो वास्तव में मतलब उसके अंदर था। शोविंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, तो मतलब मजबूती से, अपनी मजबूती को दिखाते हुए और अपनी जो कल्पना है
स्ट्रेंथ और रेजिलेंस को जो है डिफाइज करना होता है इमेजिनेशन के थ्रू। द ऑथर इज इम्प्रेस्ड बाई स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस ऑफ हिज कॉमरेड्स। ऑथर जो है अपने कॉमरेड्स के उस स्ट्रेंथ और रेजिलेंस से क्या होता है, पूरी तरह से मीन्स प्रभावित होता है। द ऑथर इज क्रिटिकल ऑफ द स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस ऑफ हिज कॉमरेड्स, बिल्कुल नहीं है। द ऑथर थिंक्स दैट स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस आर अनइम्पॉर्टेंट। तो ये तीन ऑप्शन हमारे गलत हो रहे हैं। सही आंसर क्या हो रहा है, कह रहा है द ऑथर इज इम्प्रेस्ड बाय द स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस ऑफ द कॉमरेड्स। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अब इसको देखिएगा, टेक्स्ट बुक में आप जाइए, उसमें सर्च कीजिए क्यों सही है। उसमें मैंने डिटेल में बताया, 2 वीडियोज़ में पूरी तरह से कवर किया, एक एक लाइन मैंने बहुत क्लियरली जब मेंशन किया है। आप अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें देखिए। बेटा कहीं से भी थोड़ा सा या टेक्निकल ग्लिचेज की वजह से, टेक्निकली थोड़ा सा अनएक्सपर्ट होने की वजह से चीज़ें आ रही हैं, लेकिन इसका कहीं से भी मतलब नहीं है कि कंटेंट में कोई कमी रह जाएगी। आप देखिएगा और कहीं कोई गलत होगा तो निश्चित तौर पे आप हमें संपर्क कीजिए और सीधे कहिए कि सर यहाँ गलत आपने पढ़ा है, लेकिन कंटेंट में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, टेक्निकली थोड़ा सा जो है चीज़ें आ रही हैं, जो मतलब पूरी तरह से जो एडिटिंग वाला पार्ट है वो बेहतर नहीं हो पा रहा है उतना जितना चाहिए, लेकिन खैर फिर भी हमें कंटेंट से ज़्यादा मतलब है। अभी हमारा एग्ज़ाम आ रहा है और बहुत नहीं, हमारे पास बहुत समय नहीं बचा है, हार्डली 4 to 5 मंथ्स बचा है, जो सीरियस हमारी स्टडी के लिए है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द मिस्टर मंडेला, द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज नेशन ऑफ इट्स पीपल। सीधे सीधे ये कहीं कोई गोल्ड और रिचेज डायमंड्स की बात नहीं किया, डायमंड्स तो कहा है, मिनरल्स की बात कहा है, लेकिन जो प्योर लोग हैं, प्योरेस्ट जो वेल्थ है, ग्रेटेस्ट वेल्थ है नेल्सन मंडेला के अनुसार, तो साउथ अफ्रीका के लोग हैं। व्हाट रीचेज दैट साउथ अफ्रीका बिहोल्ड, कौन सा रिचेस्ट जो है मतलब धन जो है साउथ अफ्रीका के पास है। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है, इक्वलिटी की बात नहीं है, मिनरल्स और जेम्स भी नहीं है, यूनिटी ऑफ पीपल, जो साउथ अफ्रीका के लोगों के अंदर जो एकता है, या साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं, यही उनकी जो वास्तविक धन है, यही उनकी पूंजी है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं कि डैश इज द डोमिनेशन ऑफ वन रेस ओवर द अदर, एक रेस का दूसरे रेस के प्रति जो मतलब वो होता है उसको कहा जाता है क्या, तो रेशियल डोमिनेशन कहा जाता है। रेशियल डोमिनेशन इज द डोमिनेशन ऑफ वन रेस ओवर द अदर। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ये ए सी डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। व्हाट डू वाइट स्किन पीपल मीन, वाइट स्किन पीपल से मतलब क्या है, पीपल विथ स्किन डिफेक्ट, पीपल विथ पैची स्किन, पीपल ऑफ वाइट रेस। तो यहाँ पे फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं, वाइट रेस वाले जो लोग थे, गोरे लोग थे जो ब्रिटिश, उनको कहा जा रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट विल साउथ अफ्रीका नेवर एक्सपीरियंस अगेन, क्या चीज़ साउथ अफ्रीका में दोबारा नहीं होगी, इनजस्टिस नहीं होगा, रेशियल गवर्नमेंट नहीं होगा, इनइक्वालिटी नहीं होगा, फ्रीडम नहीं होगा, तो क्या होगा, तो फिर से ऐसे रेशियल गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका की धरती पे फिर कभी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आगे बढ़ते हैं, 4 और क्वेश्चन बच रहे हैं बेटा, उसको क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है व्हाट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ इमेंसिपेशन एंड डेप्रीवेशन इन द चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इमेंसिपेशन, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मतलब होता है डेप्रीवेशन फ्रॉम द मीन पॉलिटिकल फ्रीडम। तो फ्रीडम एंड नॉट गेटिंग अ थिंग, एंटीसिपेशन एंड एक्सपेक्टेशन ये नहीं होगा, एक्सप्लॉयटेशन एंड बाइंडिंग नहीं होगा, नन ऑफ द एबव भी नहीं होगा। फ्रीडम होता है इमेंसिपेशन, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन करके नेल्सन मंडेला ने उसमें अपने चैप्टर में मेंशन किया है। तो इमेंसिपेशन मतलब फ्रीडम होता है, और डेप्रीवेशन मतलब किसी चीज़ से वंचित कर देना होता है, और डेप्रीवेशन नॉट गेटिंग अ थिंग होगा, और इमेंसिपेशन मतलब फ्रीडम होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 38, वो कह रहा है व्हाट वाज द अपार्थीड पॉलिसी मेंशन्ड इन द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अपार्थीड पॉलिसी को लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में क्या मेंशन किया गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है ना, ऑल मैन एंड वीमेन आर इक्वल, जस्टिस रिमेन सेम फॉर ऑल, रेशियल सेग्रीगेशन, नन ऑफ द एबव। तो इसमें आप देखो 38 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि अपार्थीड पॉलिसी क्या थी। मेन वीमेन को तो जो एकदम से इक्वल मानते नहीं थे, जस्टिस रिमेन सेम फॉर ऑल ये भी नहीं था कि सबके साथ एक ही तरह, तो रेशियल सिग्रीगेशन था, जाति आधार पे, चमड़े के आधार पे, कलर के आधार पे लोगों में भेदभाव था, उनको अलग करना था।
आगे बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, व्हाट डू द अंडरलाइन वर्ड्स मीन इन दिस लाइन फ्रॉम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। आप इससे क्या समझते हैं कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी से? तो कन्फर्मेशन एंड लाइबिलिटी, सेटिस्फैक्शन एंड लाइबिलिटी, ठीक है, हैप्पीनेस एंड प्राइड, ठीक है, गिव फ्रीडम। तो कन्फर ग्लोरी मतलब जो है होता है, कन्फर ग्लोरी से मतलब हमारा हैप्पीनेस एंड प्राइड से मतलब है, ठीक है। तो अपनी हैप्पीनेस और ये प्राइड जो है, प्राउड मोमेंट जो है, क्या करते हैं नेल्सन मंडेला कन्फर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, देते हैं, ठीक है। व्हाट प्रिविलेज हैड बीन गिवन टू द ब्लैक्स, और कौन सी प्रिविलेज ब्लैक्स को दी गई हैं? टू कंडक्ट इलेक्शन, टू होस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन देयर सॉइल, टू मूव अबाउट फ्रीली, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी की सारी जो है, अब ये आज़ादी, ये प्रिविलेज अब साउथ अफ्रीका के जो मूल निवासी थे उनको मिल चुका था प्यारे बच्चों। तो ये रहा आपके 40 क्वेश्चंस का आंसर। आगे जो चैप्टर्स जो हमने डिस्कस कर लिया है उसकी भी MCQ लेके आएंगे। आप ज़रूर जो है उसका वो करना जो है, मीन्स रिव्यू देना कि आपको ये 40 क्वेश्चंस जो है कैसे लगें। और इसके साथ साथ चूँकि थोड़ा सा जो है आज की क्लास जो है उसको लाइव के वजह से जो हो नहीं पाए, टेक्निकल नेटवर्क के इशू की वजह से, तो उसमें ऐसी चीज़ें आई, बड़ा ऑड लगा है आप लोगों को। लेकिन फिर भी बच्चे आप इसके 1 बाय 1 यही क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला था आप लोगों के, तो थोड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे आगे आकर के आंसर देते हैं। लेकिन चलिए मिलते हैं आगे की क्लास में। आई होप सब कुछ आगे अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।